नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। नए साल के शुभ आगमन पर कुछ नया हो जाए, नई खबर हो जाए, जिसका सभी को इंतजार रहता है। जैसे नए साल में सेवारत जवान हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, उनका साल में 2 बार डी बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। इसके अलावा इंक्रीजमेंट भी लगती, किसी का जनवरी में लगता तो किसी का जुलाई में। लेकिन एक नई खबर, हर 10 साल में एक बार अब तक पोस्टवार पे कमीशन कमेटी कहूंगा, क्योंकि 1960 रुपया कमीशन तक कमेटियां ही थी। 1947 के पोस्टवार पे कमीशन से लेकर 2014 के 7th सीपीसी कमीशन तक 7 पे कमीशन आए और खबरें ऐसी थी कि सरकार की मंशा अब आगे पे कमीशन को बढ़ाने की नहीं है, कोई फॉर्मूला या फैक्टर देकर उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 8th पे कमीशन भी आएगा, जिसके लिए आयोग बनेगा और उसके लिए आयोग में एक कमेटी बनेगी। उसका रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि यूपीएससी काडर के रैंक 27 उनके अपने जमाने में थी, अब वो रेल मंत्री और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। पहले सुनिए 8th सीपीसी के संबंध में उन्होंने क्या कहा। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। तो इस प्रकार से 49 लाख सेवारत सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से भी अधिक रिटायरीज को फायदा होगा, जो लगभग 1.15 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ के लगभग हो जाते हैं और उन्हें उस चीज का लाभ मिलेगा, जिसमें हमारे तीनों सेनांग, पैरामिलिट्री फोर्सेज, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो आते हैं, उसके अलावा पोस्टल और रेलवेज, जो एक बहुत बड़ी कमाऊ संस्था है। और रेलवेज में आपको अगर बता दूं तो उनकी यूनियन इतनी मजबूत है कि गवर्नमेंट उनको हर साल लगभग 70 दिन का बोनस भी देती है। तो ये थे अब तक जो आपने देखा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 8th सीपीसी के बारे में जो कहा। अब तक अटकलें थी कि सरकार ये करेगी, वो नहीं करेगी, लेकिन यदि उम्मीद कर सकते हैं, जो कुर्सी पर बैठा है उसी से उम्मीद और सवाल भी होते हैं कि मोदी जी आप 3 बार के प्रधानमंत्री जी हैं और 3 बार आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन यदि हम लोग सड़कों पर थे, हमारी कुछ मांगे थी, तो उस पर भी गौर किया जाए, ना कि सीधे सीधे फैक्टर दिए जाए, क्योंकि पहले ही हमारे बेसिक 3 स्तंभ, जिसे हम लोग ग्रेड यानी कि ग्रेड डाउन है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, मिलिट्री सर्विस पे जो कि ऑफिसर्स की 1/3 है, और इसके अलावा जो MACP जो टाइम स्केल अपग्रेडेशन दी जाती है, उसका भी पीरियड बहुत लंबा है, 8, 16, 24, जिसमें 60% नफरी नायक और हौलदार जिसे अटेंड ही नहीं करते हैं। अंडर सर्विस 17 ईयर तीनों को लाया जाए। इसी प्रकार से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं तो इक्विवेलेंट, क्योंकि हर रिस्क फैक्टर 70% है, यानी कि अधिकारी को जहां पर 1 रुपया मिलता है तो जवान को और जेसीओ को 70 पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन ये 33% है, डायरेक्ट 1/3 है, क्योंकि ये पेंशन और आजीवन से जुड़ा मुद्दा है। इसे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, जवानों की रिस्क, उनकी भावनाएं और इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए और डेडिकेटली सैनिक की तरह काम करने के लिए
वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अन्य और भी मुद्दे हैं, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, वो परसेंटेज बेसिस है, जिसका बेसिक 1 लाख से ऊपर होगा तो उनका कुछ और बनेगा, जिसके 20,000 होगी उसका कम बनेगा, जबकि जवान के अगर 20, 22, 25,000 बेसिक है और वो डिसेबल हो गया तो उसकी लाइफ अब 70, 80 तक कितनी बची हुई है। इस सबको ध्यान रखते हुए पहले स्लैब हुआ करते थे 6th CPC तक, और 2 से 2.5 गुना से ज्यादा अंतर नहीं था। अभी काफी सारा उससे फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा ऑर्नरी मिलती है, ऑन सर्विस ऑर्नरी, नैग भी ऑर्नरी, हौलदार ऑर्नरी, नायब सूबेदार ऑर्नरी, ऑर्नरी कैप्टन, एक ऑर्नरी का खाना जिसमें बिल्कुल नहीं है ऑर्नरी सूबेदार मेजर। यानी कि हर एक ऑर्नरी को तवज्जो दी जाए। ऑर्नरी एक सम्मान है और उस सम्मान का भी विशेष ध्यान रखा जाए, चाहे वो पेंशन आने के बाद मिले या ऑन सर्विस। क्योंकि होता यह है, ऑन सर्विस जिनकी ऑर्नरी आ गया उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, रिटायर्स का खाली बधाई आती है, एक सेंट्रल कमांडेंट का ड्यू आता है उसके साथ साथ, और खाली पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन सभी को उस रैंक के हिसाब से बेनिफिट जरूर मिले, और खास करके जीसीओआर के पे स्ट्रक्चर में इस प्रकार का बदलाव हो, ताकि एक शॉर्ट सर्विस कम नौकरी वालों को एक सूटेबल बेनिफिट हो, और जब भी OROPs की गणना हो तो मैक्सिमम इस तरह का हो कि उन्हें उस फैक्टर के हिसाब से लाभ जरूर मिले, और बहुत कम पेंशन ना बने और नाराजगी उत्पन्न ना हो, और इस प्रकार की विसंगति ना हो कि 6th CPC वालों का पेंशन वेतनमान से भी नीचे 7th CPC, जिस प्रकार से उनने इलुट्रेशन, एंट्री पे, जिस पर इन सब पर एक एक करके मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, मिस्ट्री ऑफ 7th CPC और सर्जरी ऑफ 6th CPC, उसे भी देखें। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ये MOD तक पहुंचे, PMO तक पहुंचे, और उन स्थितियों में सुधार हो सके। साथ ही सैनिक संगठन, सैनिक एकता इतनी मजबूत हो कि आपकी आवाज भी उस पॉलिसी तक जाए, आप लोगों के रेप्स भी पॉलिसी में जरूर बुलाए जाएं। क्योंकि अब तक इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, जिनके हेड मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हुआ करते थे, अभी भी वही होंगे, मुझे इतना करेक्ट पता नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से पॉलिसियां वो लोग गवर्नमेंट को देते थे, उससे हम लोगों को काफी लॉस होता है। इसलिए हम लोगों के रेप भी उसमें जरूर शामिल किए जाए, हमारे भी सुझाव लिए जाए, हर राज्यों के सुझाव उसमें लेते हैं। पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, एक कमेटी बनती है, तो हम जैसों की भी आवाज जो तथ्य और फैक्ट के साथ कह रहे हैं, इस पर अभी बहस जारी रहेगी। और 3 स्तंभ जैसा मैं बता रहा हूं, ग्रेड, MSP, MACP और अन्य चीजों के अपग्रेडेशन, मिस्ट्री इत्यादि पर भी वीडियोज बनाऊंगा। तो जानकारी के लिए और समस्त देश में अपना संदेश फैलाने के लिए और अपने हक अधिकार के लिए, ताकि हम लोगों का एक सुटेबल स्ट्रक्चर बन सके, उसके लिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। और आपका दिन मंगलमय हो, आप लोगों को एक अच्छा वेतन मिले, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।